हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 12 के कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ बहुत ही अच्छे और कॉमन क्वेश्चन जो कि आपके यूजुअली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, विच आई कैन गारंटी अगर आपने ये 5 to 6 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिए, पहचान लिए कैसे करने हैं, तो आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई भी क्वेश्चन विद परफेक्ट एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ हमने क्लास 10th के अंदर रेजिस्टेंसेस के फॉर्म के अंदर पढ़ा था, वही चीज़ कुछ हद तक हमारे कैपेसिटेंस के फॉर्म में क्लास 12th में आ गई है। फॉर्मूला हमें बेसिकली पता होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के इफेक्टिव कैपेसिटेंसेस के फॉर्मूले क्या होते हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने डेराइव करके दिखा रखे हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी आप देख सकते हो जाकर चैनल पर, या फिर लिंक भी होगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंशनड होगा। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से कि पहचानना कैसे है कि जो मुझे कैपेसिटेंसेस गिवन है क्या वो सीरीज में कनेक्टेड है या फिर वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहले तो बात करते हैं, सपोज अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरे कैपेसिटर्स जो है वो कनेक्टेड है सच दैट पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर, तो बाय डेफिनेशन मुझे पता होता है कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन के कैपेसिटेंसेस हैं। सेम हेयर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसा केस आ जाए मेरे पास जहाँ पर दो कैपेसिटेंस है सच दैट positive plate of one capacitor is connected to the positive plate of another capacitor, same as negative plate of one capacitor is connected to the negative plate of another capacitor, तो by definition हम कह देते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर पॉजिटिव प्लेट्स किसी एक कॉमन पॉइंट से भी कनेक्टेड है दैट मीन्स वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो अगर पॉजिटिव कनेक्टेड है तो वो पैरेलल है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है तो वो सीरीज है। तो ये तो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था। बट प्रॉब्लम क्या होती है कैपेसिटेंसेस के केस में कि मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर हमें मेंशन ही नहीं होता कि पॉजिटिव प्लेट कौन सी और नेगेटिव प्लेट कौन सी है। तो उस टाइम पर कैसे पहचाने, तो इस टाइम पर मैं आपको वही सजेस्ट करती हूँ जो क्लास 10th के रेजिस्टेंसेस के टाइम पर हम लोग पहचानने में काम करते हैं। यू जस्ट नीड टू चेक वेदर उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारा जो करंट है, या कैपेसिटेंस के केस की बात करूँ तो चार्जेस है, क्या वो डिवाइड होने के लिए उसको जगह मिल रही है। अगर येस तो वो पैरेलल है, नहीं तो वो सीरीज है। क्या कहना चाह रही हूँ बेसिकली, अगर मेरे पास ये कैपेसिटर्स हैं सच दैट कुछ ऐसा सा एक हमारे पास सर्किट है, तो मुझे बताना है ये C1, C2 एंड C3 जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आई विल जस्ट चेक कि यहाँ से करंट निकला होगा, यहाँ गया होगा, करंट आई ही जा रहा है अभी तक, यहाँ से इस पॉइंट में। ये मेरे पास ऑल इन ऑल 3-4 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ पॉइंट ए पर जो करंट आया, क्या पॉइंट ए के बाद वो डिवाइड हुआ होगा? द आंसर इज नो। मुझे कोई मतलब नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या थी या डायरेक्शन ऑफ चार्ज क्या थी, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि अब मेरे उस पॉइंट के ऊपर मेरा करंट या फिर इवन चार्ज डिवाइड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस पॉइंट पे ए के बाद भी एक ही सेम पाथ चल रहा है, दैट इज करंट आई। वो C1 के अंदर से घुसकर फिर C2 पर आ जाता है, मतलब ये जो पॉइंट B था यहाँ पर भी करंट आई ही जा रहा है। अगेन पॉइंट B के बाद भी करंट जो है वो डिवाइड नहीं हुआ। तो मुझे इतना तो फाइनल हो गया कि भाई C1 और C2 जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। ये तो हमें देख के भी पता चल जाता है। पर फिर अगेन हम बात करते हैं पॉइंट C के ऊपर, यहाँ पर भी करंट आई ही चल रहा है। इस पॉइंट पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या सीरीज है या फिर क्या पैरेलल है। तो सीधी सी बात है भाई, चाहे मेरा करंट टर्न हुआ होगा, इस पॉइंट से आकर वो टर्न हुआ होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई होगी, मतलब थोड़ा सा उसका पाथ चेंज हुआ है, पर क्या पाथ डिवाइड हुआ है? तो नहीं भाई, जितना यहाँ से आया उतना का उतना ही आई यहाँ के यहाँ चला गया। दैट मीन्स C2 और C3 भी जो है वो मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है, मतलब ये तीनों की तीनों मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन को शो करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर सपोज कुछ ऐसा जा रहा है, ये मेरे 3 कैपेसिटर्स हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उनकी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट क्या है। तो यहाँ पर ये मेरा सर्किट है, सपोज यहाँ से करंट आई निकला होगा, यहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। आई हैव टू चेक एट पॉइंट ए, क्या वहाँ से मेरा करंट डिवाइड हुआ है? यहाँ पर करंट आई आ रहा था, यहाँ से आने के बाद उसको 3 पाथ मिले, और ऐसा नहीं है कि वो एक चूज करके निकल जाएगा वहीं का वहीं, वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा इनटू I1, I2
एंड I3 जिनका सम ऑब्वियसली I ही होगा। तो कहने का मतलब क्या था कि पॉइंट ए के बाद जो है मेरा करंट जो है वो डिवाइड हुआ है, तो पॉइंट ए से को जोन से भी मेरे कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे वो डेफिनेटली पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड होंगे। जस्ट यू हैव टू चेक वेदर द करंट और चार्ज, अगर आप सोचना चाह रहे हो करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर तो नहीं हो रहा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर तो हो रहा है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वहीं कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ गिवन ही नहीं होती, दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग कि मुझे मतलब ही नहीं है डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ जा रहा है। अगर चाहे मैं इधर से बात करूँ तो भी ए और बी के बीच, ए के पॉइंट पे कनेक्ट करंट जो है वो डिवाइड नहीं हुआ, चाहे मैं इस तरफ से आ जाती तो इस पॉइंट के बाद भी करंट डिवाइड नहीं हुआ, तो मुझे उसने बता दिया कि भैया वो तो सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यहाँ की भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है कि चाहे करंट इस तरफ से जाए या फिर मुझे बैटरी ना भी गिवन हो, चाहे करंट इस तरफ से जाए तो भी पी पॉइंट के ऊपर करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स बी पॉइंट से जो भी मेरे कैपेसिटर्स कनेक्टेड है वो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे। क्लियर है? अब ये चीज़ आपको पहचानने आनी चाहिए। अब यहाँ पर चाहे मुझे 10-12 कैपेसिटर्स दे दिए जाए, किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर दे दिए जाए, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट से मतलब रखना है। अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रही हूँ तो ये कैपेसिटर इस पॉइंट से कनेक्टेड है फॉर सपोज, तो इस पॉइंट के बाद क्या जो करंट है वो डिवाइड हुआ, तो आंसर इज नो। दैट मीन्स इस पॉइंट से पर्टिकुलरली जो भी मेरे कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे वो सबके सब सीरीज कॉम्बिनेशन के होंगे। पर यहाँ की अगर मैं बात करूँ, आपको हमेशा और हमेशा पार्ट वाइज उठाना होता है। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने लग जाओ, आपको ग्रुप्स बनाने होते हैं। जैसे ये लग रहा है कुछ आसपास है, ये जो दो हैं वो 2 पॉइंट्स के बीच के कॉमन कैपेसिटर्स हैं, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। फिर जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर मैं चेक करूंगी जो इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आया था वो इसके साथ किस नेचर में कनेक्टेड है, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, 5 to 6 क्वेश्चन। कुछ मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी जो आपको सॉल्व करने हैं। अगेन सेइंग थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर जा सकती है, बट अगर आपने क्वेश्चन ढंग से कर लिए हैं तो आई कैन गारंटी कि आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ होनी चाहिए, भैया पहचान तो लिया कि सीरीज है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बट अगेन अब उसके बाद करना क्या है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमने कुछ इस तरीके से पढ़ी थी, दैट 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CN। जितने भी कैपेसिटर्स है हमारी सीरीज कैपेसिटेंस जो होती है इफेक्टिव कैपेसिटेंस 1/ सीरीज की इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। तो ये तो थी मेरी सीरीज के अंदर। पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल मेरी डायरेक्ट ही आ जाती है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन है C1 प्लस C2 टिल CN। जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस का सम। अब दिक्कत क्या आती है, बच्चों को क्लास 10th से याद होता है कि भैया रेजिस्टेंसेस के केस के अंदर जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसके अंदर सारे रेजिस्टेंसेस को हम ऐड कर दिया करते थे, और जो पैरेलल कैपेसिटेंसेस था उनके हम रेसिप्रोकल को ऐड कर दिया करते थे। तो क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस होते हैं और कैपेसिटेंस होता है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पर प्लीज़ समझो इस चीज़ को कि सीरीज़ के अंदर कैपेसिटेंसेस के केस के अंदर रेसिप्रोकल वाला पॉइंट कवर होगा और पैरेलल के अंदर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस को हम जो है वो ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारे क्वेश्चंस को, 1 by 1 में सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड are charged to potentials of 2 volt and 5 volt respectively. These 2 capacitors are connected in series. Find the potential across each of the 2 capacitors. मतलब ये हमारा बहुत बेसिक क्वेश्चंस के अंदर आता है कि हमें वैल्यूज गिवन होती है और हमें पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना होता है। तो सबसे पहले कुछ भी दिमाग चलाने से पहले हम अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। मुझे C1 गिवन है दैट इज़ 3 माइक्रोफेराड, C2 गिवन है दैट इज 6 माइक्रोफेराड, V1 गिवन है दैट इज 2 वोल्ट्स एंड V2 गिवन है दैट इज 5 वोल्ट। तो अब बात करते हैं हमारे टोटल चार्ज की। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना तो मुझे पता है वो Q/C होता है। तो अगर ईच कैपेसिटर की बात करूँ तो ईच कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालने के लिए अगर मेरे पास ईच कैपेसिटर का चार्ज और ईच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ जाती है तो हमारा पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो C1 और C2 तो मुझे गिवन है, मुझे Q1 Q2 निकालना है। तो देखते हैं, मुझे पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दे हैव मेंशन्ड कि जो मेरे कनेक्टेड है कैपेसिटेंस वो सीरीज
सीरीज़ के अंदर है तो टोटल चार्ज इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, वो कंजर्व्ड होता है। कंजर्व का मतलब वो दोनों कैपेसिटेंस के पास सेम होता है। तो टोटल चार्ज निकालने की अगर बात करूँ, चार्ज मुझे पता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज होता है, तो कैपेसिटेंस इज C1 V1 प्लस C2 V2। भाई टोटल सिस्टम का टोटल चार्ज तो यही निकलेगा। तो आंसर देखते हैं वैल्यूज पुट करके, 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5 दैट इज 36 ऑफ माइक्रो कूलम का चार्ज हमारे पास है, राइट। वहीं अगर बात करूँ तो मुझे पता है कि मेरे जो सीरीज़ उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो सेम रहते हैं सारे कैपेसिटेंस के अंदर, तो Q1 वुड बी इक्वल टू Q2 दैट इज वुड बी इक्वल टू द कैपिटल Q। तो उसकी वैल्यू आ गई भाई 36 माइक्रो कूलम। तो देखते हैं हमारा पोटेंशियल अक्रॉस C1 कितना हो जाएगा, जिसको मैंने V1 का नाम दिया है, तो दैट वुड बी इक्वल टू Q1 अपॉन में C1। Q1 की वैल्यू है मेरे पास 36 माइक्रो कूलम और C1 की वैल्यू है मेरे पास 3 माइक्रोफेराड, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 12 वोल्टेज। वहीं बात करूँ पोटेंशियल अक्रॉस C2 कितना हो जाएगा, जिसको मैंने V2 दिया है, दैट वुड बी इक्वल टू Q2 अपॉन में C2। Q2 अगेन 36 अपॉन में मेरा C2 वॉज 6, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरी 6 वोल्ट। तो हमने यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। इट सेज टू कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेराड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड 1.2 माइक्रोफेराड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द कैपेसिटेंसेस। तो अगेन बहुत बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आता है। इसके लिए मुझे चाहिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले। दूसरा मुझे वेरिएबल टू वेरिएबल क्वेश्चंस की इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी करने से पहले मुझे अपने स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तो मैं ले रही हूँ लेट the two capacitances be C1 and C2 respectively। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने मुझे बोला है जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड थे तो उनकी कैपेसिटेंस थी 5 माइक्रोफेराड, मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस उन्होंने 5 माइक्रोफेराड दी है, जो कि मुझे पता है किसके इक्वल होगी, दोनों कैपेसिटेंस के सम के इक्वल हो गई। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू 5 माइक्रोफेराड है, ये तो मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी उसने मुझे बोली है कि इफेक्टिव जो है वो सीरीज़ के केस की अगर मैं बात करूँ तो इफेक्टिव सीरीज़ के केस के अंदर हमें पता होता है कि 1/C1 प्लस 1/C2 है, राइट। और इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन उसने मुझे दिया 1.2, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/1.2 माइक्रोफेराड। ये क्यों कह रहे हैं हम, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि CS बाय द फॉर्मूला डिनोमिनेटर में होता है। अभी मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लेकर आई हूँ, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। इसको लोगे आप LCM, तो ये बनेगा C1 C2, ऊपर आ गया C1 प्लस C2, इसकी वैल्यू है 1/1.2 और 1/CS। जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगी दैट इज CS लेकर आऊँगी तो उसकी वैल्यू है 1.2, जो किसकी वैल्यू है C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, राइट। अब यहाँ पर चाहो तो C1 प्लस C2 की वैल्यू आप 5 पुट कर सकते हो, तो मेरे पास C1 C2 की वैल्यू हो जाएगी 1.2 इंटू 5 दैट इज 6 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो C1 इंटू C2 मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई दैट इज 6। अब दो इक्वेशन है, एक सम एक प्रोडक्ट, तो आप इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हो, सब्सटीट्यूशन कर सकते हो और आंसर आप अपना नॉर्मली निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 की बात करूँ, इक्वेशन नंबर 2 C1 इंटू C2 को आई एम राइटिंग एज 5 माइनस ऑफ C1 विच की वैल्यू मुझे गिवन है 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करा, C1 5 माइनस ऑफ C1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे C1 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफेराड एंड C2 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइक्रोफेराड। चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लो, 2 और 3 का सम जो है वो 5 आएगा, अपॉन में लेके जाओगे 1/2 1/3, या फिर यहाँ की बात करूँ तो प्रोडक्ट जो है वो क्या आ गया है 6 आ गया है। दैट मीन्स मेरे दोनों कैपेसिटेंस की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे एक फिगर गिवन है जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की है और मुझे A और B के पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। तो अगेन वही वाला क्वेश्चन है जहाँ पर मुझे सबसे पहले तो पहचानने हैं कि वेदर मेरे कैपेसिटेंसेस जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड और पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं इनको नाम दे देती हूँ कि ताकि ईजी रहे पहचानने में कि कौन से कैपेसिटेंस कौन से हैं। तो ये मेरे पास इन टोटल 6 कैपेसिटेंसेस है।
अगेन स्टार्ट करते हैं, मुझे देखना है ए और बी पॉइंट्स के बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटेंस दैट इज 6 कैपेसिटेंस अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है। तो अब मैं कैसे पहचानूँ भाई कौन सा क्या चीज़ है? तो मैंने आपको क्या बोला था, कुछ कुछ हद तक ग्रुप्स बनाया करो, और जब भी ए और बी वाला ऐसा कुछ फिगर आती है तो हमेशा उसके उल्टी तरफ, दैट इज़ अगर ये लेफ्ट में थे तो राइट तरफ से हमेशा हम स्टार्ट करते हैं, ताकि वहाँ पर हम उसको रिजल्ट करते जाए, रिजल्टेंट उसके जो लाइक डायग्राम्स है, फिगर्स हैं, वो बनाते जाए, और ताकि एट द एंड मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटेंस बचे जो कि हमारा इफेक्टिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। अगर मैं देखूं, दो मुझे ए और बी पॉइंट्स के अंदर निकालने हैं, पर यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पॉइंट्स, इस दो पॉइंट्स के यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो करंट जो है मेरा एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो अगर यहाँ से बात करूँ, पॉइंट ए से मेरा करंट आया होगा तो इस वाले कैपेसिटर से पास ऑन होता हुआ वो यहाँ पर पहुँचा होगा। तो मतलब अगर इसके साथ और कोई कैपेसिटर होता तो डेफिनेटली वो उसके साथ सीरीज़ में होता, क्योंकि मेरा करंट डिवाइड ही नहीं हुआ। पर इसी पॉइंट के ऊपर मैंने क्या देखा कि मेरे करंट जो है वो इन दो डायरेक्शन के अंदर डिवाइड हो गए। डजंट मैटर इफ़ यू टेक इट फ्रॉम बी, कि आप बी से करंट लेकर जा रहे हो, डजंट मैटर, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो दैट मीन्स जो भी इस पॉइंट से कनेक्टेड होंगे वो सारे जो होंगे वो पैरेलल कनेक्शन के अंदर होंगे। तो आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जब वो इधर से पास ऑन हुआ होगा, जितना भी फॉर सपोज I1 यहाँ से करंट गया तो I1 यहाँ से भी गया होगा। अगेन ये वही वाली चीज़ है, डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब थोड़ा सा पाथ की डायरेक्शन ज़रूर चेंज हुई है पर डिवाइड नहीं हुआ है। दैट मीन्स कैपेसिटर नंबर 2 एंड 3 तो है जो वो सीरीज़ में है। सेम गोज़ फॉर दिस, कैपेसिटर 2, 3 और 4 जो है वो तीनों की तीनों सीरीज़ में है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो हमारा C2 है, C3 है एंड C4 है, वो तो मुझे पता चल गया कि वो सीरीज़ कैपेसिटेंस के अंदर है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर है। दैट मीन्स अगर मैं इनका इफेक्टिव वो निकालना चाहूँ तो 1/CS वुड बी 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, जिसकी वैल्यूज़ मुझे गिवन है। C2 इज़ 1/3 प्लस C3 इज़ 1/2 एंड अगेन 4 इज़ 1/3। LCM आएगा 6। यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2 + 3 + 2 5 to 7, तो CS की वैल्यू मेरे पास आ गई है 6/7 माइक्रोफेराड। मतलब ऑल इन ऑल अगर मैं इसका थोड़ा सा रिजल्टेंट डायग्राम दोबारा बनाना चाहूँ तो पॉइंट ए और पॉइंट बी ये रहे। यहाँ से मेरा एक कैपेसिटेंस था दैट इज़ 1, फिर यहाँ से वो डिवाइड हो गया। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर मेरे इन तीनों का इफेक्टिव क्या आ गया है, CS आ गया है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो ये रहा मेरा इफेक्टिव, जो मेरा रिजल्टेंट हमारे पास आया था वही। तो इसके नंबरिंग मैं दोबारा कर देती हूँ, 1, 5, 6, और ये मेरा बेसिकली 2, 3 और 4 का रिजल्टेंट बना है दैट इज CS। राइट, यहाँ तक समझ आया। अब दोबारा अगेन इसी पॉइंट पे वापस जाते हैं। अभी भी राइट साइड के अंदर थोड़ा सा अजीब सा कुछ हमारे पास बचा हुआ है। दैट मीन्स अगेन आई एम चेकिंग कि यहाँ से करंट गया होगा, यहाँ से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दैट मीन्स अब मैं इन दोनों को देखूँ तो ये दोनों कौन से कनेक्टेड होंगे, ये पैरेलली कनेक्टेड होंगे। तो C6 एंड CS नाउ दे आर इन पैरेलली कनेक्टेड। दैट मीन्स अगर मैं इनका CP1 ले लेती हूँ, इसको मैं CP1 इनका निकालूँ तो वो C6 + CS हो जाएगा। C6 की वैल्यू इज़ 2, CS की वैल्यू मैंने 6/7 निकाली थी। आप इसको सॉल्व करोगे तो 14 + 6 दैट इज़ 20/7 आपका माइक्रोफेराड आ जाएगा। 14 + 6 20, राइट। दैट मीन्स अगेन अगर मैं चाहती हूँ इनको थोड़ा सा रिजल्टेंट करूँ तो इसका रिजल्टेंट डायग्राम वुड भी ये बन जाएगा मेरा CP1, जो कि किस किस का अफेक्टन है, दैट इज C6, C2, C3 एंड C4 को हमने रिजल्ट कर लिया है। अब अगर मैं देखूँ तो ये पॉइंट भी मेरा ख़त्म हो चुका। अब करंट A से जाया होगा, फिर वो इससे पास हुआ होगा फर्स्ट से, फिर वो यहाँ से पास हुआ होगा CP1 से, फिर वो 3 से पास 5 से पास हुआ होगा। दैट मीन्स यहाँ पर कहीं पर अब मुझे करंट डिवाइड होता नहीं दिख रहा है। तो फाइनली जो मेरा अफेक्टिव कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ EC दैट इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस, वो मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। अगर यहाँ बात करूँ तो C1, CP1 एंड C5 ये सब सीरीज में कनेक्टेड थे। तो C ये क्या बन जाएगा, 1/C
ई सी वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में CP1 प्लस 1 अपॉन में C5। वैल्यूज़ आप जैसे ही पुट करोगे हमारे पास आ जाएगी C1 की वैल्यूज़ 3, 1/3 प्लस 1 अपॉन कितना बना था ये 20, तो बोले तो 7 अपॉन 20 प्लस C5 इज अगेन मेरा 1/3। इसका आप LCM लोगे 60 आएगा, यहाँ पर ऊपर जैसे ही आप ऐड करोगे वो 61 बनेगा। तो ऑल इन ऑल मेरा इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी आ गई है 60 अपॉन में 61 माइक्रोफेराड। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। इस फिगर के अंदर मैंने देखा करंट आई यहाँ से आया होगा, इससे पास हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। दैट मीन जो भी उस पॉइंट से कनेक्टेड होंगे वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे। पर अगर मैं इस पैरेलल को थोड़ा सा इग्नोर करूँ तो राइट साइड में अभी मुझे कुछ और ऐसी फिगर दिख रही है जहाँ पर मुझे करंट डिवाइड होता नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये तीन जो थे वो मेरे सीरीज के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही वो मैंने रिजल्टेंट निकाला तो वो अब अगेन इनका जो इफेक्टिव वो था वो इसके साथ C6 के साथ पैरेलल में था, क्योंकि यहाँ पर मेरा करंट डिवाइड हो रहा था। अगेन फिर जैसे ही मैंने इन सब को ये जो बॉक्स बना हुआ इसका रिजल्टेंट किया तो मेरे पास एक CP1 आ गया जो कि हमारे 1 और 5 कैपेसिटर के साथ सीरीज के अंदर था। एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव कैलकुलेटेड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस 60 अपॉन में 61 माइक्रोफेराड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मुझे x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अगर आप देख रहे हो तो मुझे ऑल इन ऑल यहाँ पर 4 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, तो पहले मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ। दैट इज C1, C2, C3 एंड C4। तो ये चारों कैपेसिटर्स देखने में ऐसा लग रहा है कि लाइन में लगे हुए तो वो सीरीज के अंदर है, बट नहीं, ये जो बीच बीच में से वायर्स कनेक्टेड है, ये जो क्वेश्चन है इसको प्रॉपरली चेंज कर देता है। तो वो कैसे करता है आपको वो देखना है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको JEE IIT के पेपर के अंदर भी दिखेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, मुझे बाय द डेफिनेशन तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स नहीं दिख रही हैं। तो हमने देखा था भैया आई जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ से अगर आई आया होगा तो वो ए पॉइंट के ऊपर डेफिनेटली डिवाइड हो गया होगा। राइट, मतलब इस ए पॉइंट से जो भी कैपेसिटर कनेक्टेड होगा वो मेरा क्या है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो कौन से कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, दैट इज C1। और अगर ए पॉइंट की बात करूँ तो ये जो वायर है वो इसको इस पार्ट से भी कनेक्ट करवा रही है। तो मैंने क्या बोला था, अगर दो कैपेसिटर्स के पॉइंट्स एंड पॉइंट्स किसी एक कॉमन पॉइंट से भी कनेक्टेड है दैट मीन्स वो आपस में कनेक्टेड है। तो इस या ये वाला जो है वो इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। तो C2 और C3 भी जो है वो मेरे आपस में कनेक्टेड हो गई। या फिर अगर नीचे की वायर भी देखूं तो इस पॉइंट पे जब अगर मैं यहाँ से भी करंट लेकर जाती हूँ तो ये जो B पॉइंट था यहाँ पर जैसे ही ये करंट डिवाइड हुआ तो 5 माइक्रोफेराड दैट इज 3 वाला C3 वाला जो है वो इस वाले पॉइंट से भी कनेक्टेड है। दैट मीन्स उसकी ये दो 2 और 3 माइक्रोफेराड दैट इज C1 एंड C2 से भी वो कनेक्टेड है। मतलब मुझे पता चल गया है कि मेरा C1, C2 एंड C3 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है। नाउ अगेन देखने में कितना सिंपल लग रहा था कि वो सीरीज होगी, बट नहीं, एक फालतू की तार जिसके बीच में कुछ नहीं लगा रखा स्टिल वो कितना फ़र्क डाल देती है। तो C1, C2, C3 की जो मेरी इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगी वो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगी। दैट इज़ 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज़ 10 माइक्रोफेराड। एम आई राइट। थोड़ा सा इफेक्टिव जो मेरा रिजल्टेंट वो निकाल रही हूँ मैं। जो रिजल्टेंट जो इसका सर्किट होगा वो क्या होगा, C1 भी यहीं पर कनेक्टेड है पैरेलल में, C2 भी यहीं कनेक्टेड है एंड C3 भी कनेक्टेड है। पर अगर आप ध्यान दो तो C4 जो था इस सारे गेम से हटकर था, ये तीनों की तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है पर ये इससे कनेक्टेड नहीं है। तो जो 10 माइक्रोफेराड दैट इज C4 था वो बिल्कुल ही अलग रहेगा। दैट मीन्स मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐसा कुछ रिजल्टेंट जो फिगर है वो कुछ ऐसी बनेगी। राइट नाउ अब मुझे ये चीज़ रिजल्टेंट मिल गई है, CP की वैल्यू 10 माइक्रोफेराड होगी। उसको मैं थोड़ा सा और अच्छा बना लूँ तो यहाँ पर मुझे दो कैपेसिटेंसेस मिल गए हैं। ये है मेरा CP, ये है मेरा C4। तो ये तो अब देख के पता चल रहा है कि दोनों ही दोनों सीरीज़ में है। दैट मीन CP एंड C4 आर इन सीरीज़। तो पूरी इफेक्टिव जो मेरी कैपेसिटेंस बनेगी वो 1/CP प्लस 1/C4 बनेगी। दैट इज़ 1/10 प्लस 1/10 बोले तो 2/10। और CS की बात करूँ तो वो आ गया 5 माइक्रोफेराड।
तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट पहचानना है कि यहाँ पर डिवाइड तो हो रहा है करंट, एट द सेम टाइम वो यहाँ से दूसरे कैपेसिटर को भी इनडायरेक्टली कनेक्ट जरूर कर रहा है, तो मुझे उसको कंसिडर करना है, इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगेन मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस देखनी है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्यों लग रहा है, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट क्वेश्चन है, इनफाइनाइट का सर्किट है हमारे कैपेसिटेंसेस का, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हमारे पास एक रिपीटेड यूनिट्स के अंदर वो इनफाइनाइटली कैपेसिटेंस जो है वो कनेक्टेड है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सोचने में टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। मैं ले रही हूँ लेट द कैपेसिटेंस of the entire circuit be C। मतलब मैंने पूरे के पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस को जो है वो कैपिटल ऑफ C ले लिया। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, जैसे कि मेरे पास सीरीज़ है, सीरीज़ का मतलब अगर ये आगे जो है इसी पैटर्न के अंदर कॉन्टिन्यूस होता चला जाएगा, अगर मैं इसके अंदर से एक हटा भी दूँ क्यूब तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। वही इन्फिनिटी के अंदर आप एक पार्ट हटा भी देते हो तो भी वो चेंज कुछ खास नहीं डालता है। तो क्या मैं इस सर्किट को कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ, क्योंकि एक इनफाइनाइट सर्किट है और मेरे पूरे इनफाइनाइट सर्किट की मैंने कैपेसिटेंस कैपिटल C ले रखी है, तो अगर उसमें से एक क्यूब हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो क्या एक क्यूब लगाने से कोई फ़र्क पड़ जाएगा? तो आंसर इज़ अगेन नो। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरे कैपिटल C में से ये एक ब्लॉक जो है उसको एक अलग से रख रही हूँ लाइक दिस, और यहाँ पर मेरा एक और कैपेसिटेंस कैपिटल C के फॉर्म में आ गया। क्या इसमें कोई तकलीफ है? अगेन एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, रिपीटिंग यूनिट्स की मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है जो कि इनफाइनाइटली कैपेसिटेंसेस से बनी हुई है। मैंने पूरे कैपेसिटेंस जो पूरा सर्किट है उसकी कैपेसिटेंस को कैपिटल C ले रखा है। नाउ इन्फिनिटी का मतलब होता है उसमें से एक क्यूब अगर मैं एक ब्लॉक हटा दूँ, दो ब्लॉक हटा दूँ तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। इन्फिनिटी सागर में से बूंद निकालोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये एक ब्लॉक, एक जो स्क्वायर या जो भी बनाओ आप, उसको पैटर्न जो है वो हट गया है तो मुझे पूरे इन्फिनिटी पे फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्या अगर मैं उसमें से एक छोड़ भी दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आंसर इज़ नो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट का जो पार्ट था, अगर आप देखो तो फर्स्ट हमारे पास ये कैपेसिटेंस है, सेकंड ये है, और फिर ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं। राइट, तो उस एक ब्लॉक को मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी सबको एज माई क्वेश्चन जो मैंने रिलेट कर रखा था कैपिटल C उसको इस तरीके से रख लिया। अब ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान हो गया। अगर आप देखो, इसको हम C1 ले ले, इसको हम C2 ले ले, इसको हम C3 ले ले, तो कैपिटल ये जो पॉइंट A था यहाँ से करंट गया, ये इस जगह पर डिवाइड हो गया। पर अगर मैं C2 और C3 की बात करूँ तो यहाँ पे कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स C2 एंड C3 जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब है 1/CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/C2 प्लस 1/C3, मतलब 1/2 प्लस 1/C। एम आई राइट? तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है कितनी? 2C अपॉन में 2 प्लस C, या फिर CS की वैल्यू करूँ तो 2C अपॉन में 2 प्लस C आ गई है। एम आई राइट? अब मैं पूरे CS की बात करूँ तो वो CS जो होगा वो C1 के साथ पैरेलल के अंदर होगा, मतलब ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटेंस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज स्टिल इक्वल टू C। पूरे सर्किट की पूरी कैपेसिटेंस इज स्टिल इक्वल टू C। ये मेरा पूरा सर्किट था, उसके अंदर से एक पार्ट एक्स्ट्रा भी इन्फिनिटी के अंदर ऐड हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल C इज स्टिल कैपिटल C, जो कि मेरे पूरे सर्किट की इफेक्टिव कैपेसिटेंस है। तो कैपिटल C क्या है हमारे पास? C1 एंड CS जो है वो पैरेलल के अंदर है। राइट, C1 और CS जो है वो पैरेलल के अंदर है, मतलब पूरी मेरी कैपेसिटेंस कितनी होगी? C1 की वैल्यू इज़ 1 प्लस CS की वैल्यू आई हैव टेकन एज 2C अपॉन में 2 प्लस C। राइट, अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो हमारे पास बनेगी C 2 प्लस C प्लस 2C अपॉन में 2 प्लस C। इसको आप एक वो बना सकते हो, ये बनेगा हमारे पास 2 प्लस C इंटू 2C प्लस C का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3C। इसको आप नॉर्मली सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। C की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 माइक्रोफेराड।
तो C की वैल्यू जैसे ही मेरे पास 2 माइक्रोफेराड आ रही है, मतलब मेरे पूरे इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द एंटायर सर्किट, इन्फिनाइट सर्किट जो होती है वो 2 माइक्रोफेराड आ रही है। जो कॉम्बिनेशन रिलेटेड 5 टॉप क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। एक बार उसको अच्छे से वीडियो रिवाइंड करके रिवाइज ज़रूर कर लेना, और उसके बाद एज अ प्रॉमिस आपको ये 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। यू हैव टू जस्ट फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, और यहाँ पर अगर पॉइंट बात करूँ तो पॉइंट्स A एंड C। यहाँ पर ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू इज 1 माइक्रोफेराड, और यहाँ पर मैंने वैल्यूज ऑलरेडी गिवन दी है। तो ऑलरेडी अगेन सेम क्वेश्चंस है, सिमिलर क्वेश्चंस है, यू जस्ट हैव टू गो पार्ट बाय पार्ट। आप देखो कहाँ पर करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। जहाँ पर करंट डिवाइड होगा वो पैरेलल है, जहाँ पर करंट नहीं डिवाइड होगा वो सीरीज है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ।